दोस्तों वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंटेंस रिवीजन की आप देखोगे क्लास नंबर 4 आज आपके लिए अवेलेबल होगी। क्लास नंबर 4 डिपेंड आपके इंटरेक्शन पे करेगा, ठीक है, कि कितना आपका इंटरेक्शन है, उस हिसाब से ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो सिंपली करना क्या है, आप लोगों ने अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसके हिसाब से इस क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट के रिवीजन क्लासेस हैं। आपका जितना अभी तक का मटेरियल आपने पढ़ा है उसके अंदर से या तो वन लाइनर क्वेश्चंस हम आपसे करेंगे या एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि केवल आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है या आंसर पे फोकस करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम पेपर के अंदर अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली आप उसको आंसर कर पाओगे विदाउट एनी एमसीक्यू देखे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेज हमारी नहीं देखी हैं, अब आज से ये फर्स्ट जो इंटेंस रिवीजन की क्लास है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, वो केवल हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। क्लास नंबर 2 एंड 3 आज आपके लिए अभी तक अवेलेबल है। बहुत जल्दी ही क्लास नंबर 2 भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। तो जब तक ये क्लासेज ओनली फॉर मेंबर मार्क होती हैं उससे पहले आप इन क्लासेज को फ्रीली देख पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अब जो क्लास होगी इंटेंस रिवीजन की क्लास नंबर 4, तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एमए रूल्स के बारे में, दैट इज़ मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। तो सेंट्रल जो सिविल सर्विसेज हैं उनके मेडिकल अटेंडेंस रूल हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। तो करीब करीब आप देखोगे 40 से 50 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर मेडिकल अटेंडेंस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देखो, उम्मीद यही है कि ऐसा नहीं है कि हम ट्यूटर हैं, हमसे गलती नहीं होगी। गलती होगी डेफिनेटली, उस कमेंट को आपको हम पिन करेंगे जो बच्चा अगर उसका राइट आंसर देगा। लास्ट में भी हमने वीडियोज़ में ऐसे आंसर्स को पिन किया है कि जिन बच्चों ने अगर आंसर्स राइट दिए हैं तो डेफिनेटली हमने उनको पिन किया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, अपना फोकस रखना, कुछ गलतियां होती हैं हमें ज़रूर बताएंगे आप लोग। सेंट्रल सर्विसेज दैट इज़ CS, इसी को लिखा जाता है ना, इसी को लिखते हैं हम लोग CSMA। CSMA, MA तो होता है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। ये हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि 1944 होता है हमेशा, तो इसका आंसर अपने आप ही 1944 हो जाएगा, ठीक है। तो CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स वर प्रमलगेटेड इन, कब प्रमलगेट हुए? 1944 के अंदर हुए। यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ पे भी आंसर है। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा कि अगर ये रिवीजन सेशन है तो सर आपने आंसर शो क्यों किया? हमने आंसर इसलिए शो किया क्योंकि यही रिवीजन सेशन की PDF हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी। तो एंड मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, पिन पॉइंट पे वो बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर को फटाक से देखते हुए अपना रिवीजन करते हुए क्लास पे जो अपना एग्ज़ाम सेंटर है उस पर जाएंगे। इसके लिए हमने ये आंसर्स को भाग करके रखा हुआ है। दीज रूल्स आर कॉल्ड, सिंपल सी बात है, सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं, सिविल सर्विसेज मत समझना इस बात को, ठीक है। सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है लास्ट CRE में आपसे पूछा गया था, ये डेफिनेटली आपसे पूछा गया था, इसका आंसर आप कर सकते हैं। दीज रूल डू नॉट अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, रेलवे सर्वेंट, ऑफिसर ऑन लीव, ऑफिसर अंडर सस्पेंशन, किन पे लागू नहीं होते, ठीक है। अब इससे यहाँ से एक आंसर आपको याद हो गया कि भई ये रेलवे सर्वेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होते, डू नॉट अप्लाई। बट किस पर होते हैं? ऑफिसर्स ऑन लीव पर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर होते हैं, ऑफिसर्स अंडर सस्पेंशन पे होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा CGHS को लेके और CSMA रूल्स को लेके। तो लास्ट में वही लाइन हम आपके लिए ख़त्म करने वाले हैं, वो टॉपिक है 2 पॉइंट्स के अंदर हम उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे CGHS का रूल्स फॉलो होता है और कहाँ पर CSMA का रूल्स फॉलो होता है, क्योंकि दोनों ही मेडिकल अटेंडेंस के रूल हैं, दोनों ही मेडिकल रिम्बर्समेंट के रूल हैं, दोनों के अंदर ही पैनल्ड हॉस्पिटल्स, इस तरह का प्रोविजंस, ये सब कुछ है ट्रीटमेंट के बारे में, डिजीज़ के बारे में है ना। तो रेलवे सर्वेंट्स क्या होते हैं, इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होते। लास्ट CRE का क्वेश्चन है, अगर बच्चों ये लास्ट CRE में आया था, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ऑफिशियली तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर लास्ट CRE में आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया और ये क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल इसको कमेंट करके जो हमारे और बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम के लिए अपीयर होंगे इस पेपर में, उनको ये बात कंफर्म करो आप, ठीक है। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इज डिफाइंड अंडर, तो रूल नंबर 2 के अंदर बताया गया है ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के बारे में, AMA, ठीक है। और बच्चों ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट होता कौन है? आपको पता है डेफिनेटली, एक प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर भी ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट हो सकता है। वैसे होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर, जिसको बोलते हैं हम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल जो हॉस्पिटल है, अगर वहाँ का कोई मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो इनको अपॉइंट कर सकते हैं AMA। और AMA अपॉइंट करने का कल हमने आपको बताया था किसको पावर होती है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पावर होती है, ठीक है। अगले एक क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके अंदर आपसे पूछा गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होता क्या क्या है? केवल सिविल हॉस्पिटल होता है,
मिलिट्री हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटी होता है, ओनली प्राइवेट होता है, ओनली मेडिकल कॉलेज होता है। तो देखो ओनली वाले तो बिल्कुल ही गलत है, इसके अंदर नहीं होगा ये राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका होने वाला है मिलिट्री हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज़। ठीक है, मिलिट्री के हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही आते हैं। पेशेंट का मतलब क्या है? पेशेंट का मतलब वो नागरिक नहीं है, रिटायर्ड एम्प्लॉई नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है। पेशेंट का मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर द रूल हु हैज़ फॉलन इल। जो बीमार पड़ जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर कवर होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी, तो ओनली फैमिली मेम्बर्स तो टिक नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स प्लस में गवर्नमेंट सर्वेंट, इनको मिला के बनता है पेशेंट। और पेशेंट किसको कहेंगे? जो बीमार है, हु हैज़ फॉलन इल। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रीटमेंट का मतलब मेडिसिन है, नर्सिंग है, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है, या क्या होता है ट्रीटमेंट का मतलब? तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का आपका जो मतलब है वो सिंपल सा जवाब है इसका, ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है, मेडिसिन भी होता है, नर्सिंग भी होता है और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन भी होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या नहीं आता? तो क्या नहीं आता बच्चों? नर्सिंग आता है, मेडिसिन आता है, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन आता है, डाइट नहीं आता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डाइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या नहीं आता? डाइट नहीं आता ट्रीटमेंट के अंदर। रूल नंबर 3, गवर्नमेंट सर्वेंट आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल अटेंडेंस। ये बोल दिया गया किस पे? ऑन पेमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, एट हाफ कॉस्ट, ओनली इन इमरजेंसीज। तो फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज अंडर रूल नंबर 3 गवर्नमेंट सर्वेंट आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल अटेंडेंस। इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चंस काउंट करना आपकी जिम्मेदारी है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो आप। ठीक है, 40 to 50 MCQs हैं जो हम मेडिकल अटेंडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हम जरूर डिस्कस करेंगे आज आपके साथ में। मेडिकल अटेंडेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट आर रिम्बर्स्ड आफ्टर। कब रिम्बर्स होते हैं बच्चों? फाइनेंस की अप्रूवल के बाद, सर्टिफिकेट बाय द ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, या अप्रूवल बाय हेड ऑफ ऑफिस ओनली, रिकमेंडेशन ऑफ कलेक्टर। तो बिल्कुल नहीं है, ये है आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंस के अप्रूवल के बाद में, यानी कि सर्टिफिकेट के बाद में। ठीक है, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट क्या करेगा? सर्टिफाई कर देगा और उसके सर्टिफिकेशन के बेसिस पर ही आप क्या करा पाओगे? उसका रिम्बर्समेंट करा पाओगे। ठीक है, एक्सपेंसेस का। ट्रैवलिंग अलाउंसेस इज एडमिसिबल इफ द पेशेंट फॉलन इल मोर देन 5 माइल से ज़्यादा दूरी पर अगर कोई पेशेंट बीमार हुआ तो ट्रैवलिंग अलाउंस है उनका 5 माइल्स के बाद में दिया जाएगा। ठीक है, 2 माइल्स तक नहीं मिलता, 3 तक नहीं मिलता, और 10 पे तो मिलेगा, बट मिलेगा 5 के बाद। ठीक है, अगर पेशेंट टू इल टू ट्रैवल तो क्या होगा? डॉक्टर विजिट करेगा पेशेंट को एंड गेट ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ठीक है, पेशेंट इतना इल है कि डॉक्टर अगर मान ली विजिट करता है तो क्या होगा? डॉक्टर को तो मिल जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको थोड़ी मिलेगा फिर। चलो, हु सर्टिफाई दैट पेशेंट इज टू इल टू ट्रैवल, ये भी वही करेगा भाई, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। ये सर्टिफाई करके देगा कि इस तरह की डिजीज़ थी, इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकी। कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर रूल नंबर 5 के अंदर कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाती है। किसको कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाती है? पेशेंट को। ठीक है, तो कंसल्टेशन अगर स्पेशलिस्ट के साथ में प्रोवाइड करनी है, उसका प्रोविजन रूल नंबर 5 ऑफ CSMA रूल्स 1944 के अंदर मैंशनड है। ठीक है, इससे फास्ट हो सकता है आपका कोई इंटेंस रिवीजन। अगर आपको लगता है अभी भी ये स्पीड स्लो है तो भी कमेंट करना। ठीक है, बिफोर रेफरिंग अ पेशेंट टू अ स्पेशलिस्ट अप्रूवल इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किससे मिलेगी भाई? आपको अब ना स्पेशलिस्ट को रेफर कराना है पेशेंट को। अब बताइए किसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी? हेल्थ मिनिस्टर की तो होगी नहीं, कंट्रोलर कलेक्टर का भी कोई लेना देना नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी का क्या लेना देना इस मैटर से? तो इसमें बच्चों परमिशन होती है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, इसको आप चीफ मेडिकल ऑफिसर भी कह सकते हो, CMO भी कह सकते हो। वैसे चीफ एडमिन मेडिकल ऑफिसर, CMO कहीं पे जैसे भी लिखा जाता होगा। ठीक है, इफ डिले मे इंडेंजर द पेशेंट हेल्थ, बताइए। प्रायर अप्रूवल में बी वेव्ड, ट्रीटमेंट इज डिनाइड, पेशेंट मस्ट ट्रेवल, केस इज क्लोज। अगर ऐसा है कि पेशेंट की हेल्थ है, उसमें डिले नहीं हो सकता, तो क्या है? प्रायर जो अप्रूवल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिले में इंडेंजर द पेशेंट हेल्थ, अगर ऐसा है कि डिले हुआ तो पेशेंट की लाइफ को खतरा है, तो क्या हो सकता है? उसके लिए प्रायर अप्रूवल ना वेव्ड हो जाता है। वेव्ड ऑफ का मतलब नेसेसिटी नहीं है उस चीज़ की। ठीक है,
और नेसेसिटी कब होती है, अगर स्पेशलिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, उन्होंने रिकमेंड किया आपको कि 3 मंथ के अंदर ये ट्रीटमेंट होना है, सर्जरी होनी है, 6 मंथ के अंदर होनी है, तब ये मैंडेटरी हो जाता है कि पेशेंट को, जो भी बेनिफिशियरी है, कि वो प्रायर अप्रूवल ले उस प्रोसीजर के लिए, उस ऑपरेशन के लिए। उस हमने प्रोसीजर ऑपरेशन दोनों बोल दिया, तो एक सारा इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल टू फ्री ट्रीटमेंट इन, गवर्नमेंट सर्वेंट को जो फ्री ट्रीटमेंट मिलता है भाई, कहाँ पे मिलता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अनदर सूटेबल हॉस्पिटल इफ नेसेसरी, घर पे मिलेगा, फॉरेन में मिलेगा। तो देखो लास्ट वाले ऑप्शन तो कोई भी बच्चा भी इनको रूल आउट कर देगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल एनी, तो इसका मतलब ये हुआ केवल प्राइवेट रहेगा, गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इसमें क्या है बच्चों, इसका आंसर होगा बी। बी के अंदर क्या मेंशन है, बी के अंदर एक चीज़ मेंशन है कि गवर्नमेंट में भी करा सकते हो, प्राइवेट में भी करा सकते हो। ठीक है, रूल 5 आपको पता था किसके अंडर आता था, नहीं आता, नहीं पता, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और ये आप कमेंट करके बताओ कि रूल 5 के अंदर क्या है। और हमने देखा है जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं या कमेंट के लिए बोला है, बच्चे उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। सबसे पहला तो ये है कि डब्ल्यू की वैकेंसी जो भी है उसके लिए बच्चों का फोकस है वो हट चुका है, क्योंकि फ्रीली जो वीडियोस भी अवेलेबल हैं उनको भी लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनको भी वो देख नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या तो एप्लीकेंटों का जो क्रेज़ है वो कम हो गया है, या एप्लीकेंट ही इस बार कम है। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन है वो पीक लेवल पे करनी है, तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो रूल नंबर 6 बताओ बच्चों किसका होता है, रूल 6 आता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। रूल 5 क्या था अब हम नहीं बताएंगे, अब आप बताओगे, तो कमेंट करके बताना रूल 5 क्या है। ट्रीटमेंट एट रेजिडेंस इज अलाउड, ट्रीटमेंट कब होता है भाई, जब जो इलनेस या तो सीवियर है या हॉस्पिटल है वो कोई है नहीं, तो ट्रीटमेंट आप घर पे करा सकते हो। ठीक है, ये एमए रूल के अंदर आता है। पेशेंट प्रीफर होम ट्रीटमेंट, ऐसा तो नहीं होगा। सूटेबल हॉस्पिटल इज एब्सेंट, इलनेस इज सीवियर, ये ठीक है। हॉस्पिटल चार्जेस ज़्यादा हैं, ये भी नहीं होगा। पेशेंट इज़ ऑन लीव, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन आप देख के आपको लग जाएगा कि ये है नहीं, चौथा ही इसका आंसर है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है आप कर लोगे। ठीक है, सेग्रीगेट करोगे और आंसर दे दोगे। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्लेम फॉर ट्रीटमेंट एट रेजिडेंस मस्ट इंक्लूड, अगर आपने मान लो रेजिडेंस पे ट्रीटमेंट कराया तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा। अब ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर होता है, या कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी अपॉइंट किया जा सकता है ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट बाय द डिपार्टमेंट एचओडी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट अगर एएम में दे देता है तो ये माना जाएगा कि ट्रीटमेंट एट रेजिडेंस मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आंसर ये हो गया इसका। क्या इंक्लूड नहीं होता है चार्जेस में मेडिकल अटेंडेंस में जो पे किए जाते हैं, चार्जेस फॉर सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड इन मेडिकल अटेंडेंस। गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती, पेशेंट की नहीं मिलती, हॉस्पिटल नहीं मिलती, डिपार्टमेंट नहीं मिलती, पेशेंट ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, चार्जेस फॉर सर्विसेज, इसके चार्जेस थोड़ी लेंगे। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंक्लूजन इन मेडिकल सर्विस, तब क्या होगा भाई, हॉस्पिटल का डिसीजन फाइनल होगा, गवर्नमेंट का फाइनल होगा, पेशेंट डिसाइड करेगा, कोर्ट करेगा। अगर डिस्प्यूट हो जाता है कि किसको मेडिकल सर्विसेज में जोड़ा जाए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होता है कि भाई कौन सी चीज़ को मेडिकल सर्विसेज में जोड़ा जाना है। सर्टिफिकेट जो मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए वो किससे काउंटर साइन होना चाहिए भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस का सर्टिफिकेट बंद हो गया, लेकिन ना तो उसको कलेक्टर करेगा, ना फाइनेंस ऑफिसर करेगा, ना पुलिस करेगी, उसको करेगा सीओ, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉरेन सर्विस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है इफ़, कब, या तो वो रिटर्न में लिख के दे कि भाई मुझे जाना है, या फॉरेन एम्प्लॉयर उनको कोई मेडिकल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे, नॉट इन्फीरियर टू दीज रूल्स, सैलरी डबल करे, एग्री इन राइटिंग, फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव करे। ठीक है, तो फॉरेन एम्प्लॉयर प्रोवाइड मेडिकल प्रिविलेजेस तो ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है फॉरेन सर्विस में। अगर ऑप्शन तो खुद की कंसेंट भी होती है, बट इस केस में आपको फॉरेन एम्प्लॉयर प्रोवाइड मेडिकल प्रिविलेजेस नॉट इन्फीरियर टू दीज रूल्स। ये जो रूल्स के अंदर मेडिकल के आपके जो रूल्स हैं इनसे घटिया क्वालिटी का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया उसको कवर करता है हमारा रूल नंबर 11। ठीक है, कौन सा नंबर करता है, रूल नंबर 11 कवर करता है। तो आपने याद रखना है रूल 11 के अंदर आपका क्या आएगा, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो उसको किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, एम्बेसी के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू,
डीएमओ के थ्रू, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो उनको भेजना चाहती है उनके थ्रू। किसके थ्रू होगा? तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अटैच। जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट एम्प्लॉय अटैच है उनके डिपार्टमेंट के थ्रू ही जाएगी परमिशन, ठीक है। यानी कि अप्लाई तभी कर पाओगे आप। हु कंसीडर एप्लीकेशंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया? कौन कंसीडर करता है बच्चों, बताइए। हु कंसीडर एप्लीकेशंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया? डेफिनेटली स्टैंडिंग कमेटी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया? कौन एलिजिबल है? कॉमन फीवर, फ्रैक्चर, डेंटल क्लीनिंग। सबसे घटिया ऑप्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, BMT। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आउटसाइड इंडिया भी आपको एलिजिबल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज द लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया बाई, किससे करेगी भाई? वो सर्कुलर से करेगी, गजट से करेगी, ऑर्डर से करेगी, प्रेस से करेगी। तो डेफिनेटली उनको गजटेड नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। स्टैंडिंग कमेटी क्या इंक्लूड होती है बच्चों? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होगा हेल्थ सर्विसेज का, डायरेक्टर जनरल होगा आर्म्ड फोर्स के मेडिकल सर्विसेज का, डायरेक्टर जनरल होगा ICMR का। सारे के सारे डायरेक्टर जनरल होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, ठीक है। कन्वीनर कौन होता है स्टैंडिंग कमेटी का? तो वो जॉइंट सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। कन्वीनर कौन होगा? कन्वीनर होता है जो कन्वीन करता है, जो ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है, कन्वीनर बोलते हैं उसको। तो स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनर कौन होगा? जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। एक्सपेंडिचर फॉर एन अटेंडेंट अकम्पनिंग ए पेशेंट एवरेज इज रिम्बर्सिबल व्हेन। अब देखो, आप एक अटेंडेंट को लेके गए हो बाहर पेशेंट के साथ में, तो क्या उसका भी जो रिम्बर्समेंट है वो मिलेगा आपको? मिलेगा, लेकिन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के बाद में ही मिलेगा। बच्चों दोबारा से आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगता है तो डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल हमें बताओ, और उसमें हम करेक्शन करेंगे एज सून एज, जितना हो सकता है जल्दी, ठीक है। इफ़ एडुकेट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इंडिया, तो स्टैंडिंग कमेटी क्या बोलेगी कि भाई ऑथराइज ट्रीटमेंट विद इन इंडिया कराओ, यही तो बोलेगी अगर ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है तो। फॉरेन के लिए थोड़ी बोलेंगे। मिजोरम गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट पॉलिसी नोटिफाई कब हुई? मिजोरम गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट पॉलिसी है जो 2019 के अंदर आपकी नोटिफाई की गई। अब एम्पैनलमेंट होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, वो बताइए क्या है, कब होता है? हर 10 साल में, हर 5 साल में? बंद हो गया परमानेंट? ऐसा तो नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप देखते होंगे, अगर आप रूल पढ़ते हो, अमेंडमेंट पढ़ते हो, तो आपको पता लगेगा कि फलाना हॉस्पिटल CGHS में इनपैनल किया, फलाना हॉस्पिटल CSM में रूल्स के अंदर इनपैनल हुआ। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इनपैनल भी होते रहते हैं, डीपैनल भी इनको करते हैं, हटा भी देते हैं इनको, रिमूवल भी होता है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनपैनल्ड? बताइए बच्चों, कौन सी चीज़ इनपैनल्ड? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, डेंटल क्लिनिक। तो तीनों की तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जब तक आप ये रूल्स नहीं पढ़ोगे आपको लगेगा केवल हॉस्पिटल ही होते हैं इम्फाल में, लैबिंग ऑन कराता है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर भी होते हैं बच्चों, याद रखना, डेंटल क्लिनिक्स भी होते हैं। क्लास 1 हॉस्पिटल शुड सेटिस्फाई एटलीस्ट, तो 80% ऑफ द इंस्पेक्शन चेकलिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल करता है तो उसको क्लास 1 का हॉस्पिटल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्लास 1 का। इनिशियल पीरियड ऑफ इम्पैनलमेंट इज, कितने साल के लिए इम्पैनलमेंट होता है CSMA रूल के अंडर में? 3 साल के लिए होता है। इनिशियल पीरियड ऑफ इम्पैनलमेंट कितना होता है बच्चों? 3 साल के लिए होता है। हॉस्पिटल शुड अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अब हॉस्पिटल को 3 साल के लिए हो गया भाई, अब एक्सपायरी से 2 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा, 2 मंथ्स अगो। ये हॉस्पिटल का काम है कि वो 2 महीने पहले अप्लाई करे दोबारा से, क्योंकि 3 साल के लिए ही इम्पैनलमेंट है जो आपके लिए अलाउड होती है। अब इनके बीच में, हॉस्पिटल के और इनके बीच में हुआ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो इसको वॉयलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कैंसल ऑफ इम्पैनलमेंट, सिंपल सी बात है। उस हॉस्पिटल का नाम दायरे से निकाल दिया जाएगा कि CSMA सेक्शन से, ठीक है। MA सेक्शन मीन्स जो मेडिकल अटेंडेंस का सेक्शन है, क्योंकि CGHS हो जाता है ऐसे ही सेक्शन, एक तरह से MA का हो जाता है। तो ये MA सेक्शन है जो मेडिकल अटेंडेंस के रूल्स के बारे बात कर रहे हैं हम लोग। चलो, बिफोर कैंसिलेशन ऑफ इम्पैनलमेंट द हॉस्पिटल इज नॉर्मली गिवन, हॉस्पिटल को क्या मिलता है? 30 दिन का सो केज नोटिस मिलता है, ठीक है, सो कॉज नोटिस। भाई आप कारण बताओ, ये फलानी चीज़ आपने क्यों फॉलो नहीं की। तो अगर आप जज कर पाओगे तो बेटर है, नहीं कर पाओगे तो आपको पैनल से बाहर कर देंगे, यही तो होगा। पैनल से बाहर करने का मतलब कैंसिलेशन ऑफ इम्पैनलमेंट, 30 दिन का टाइम मिलता है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, बहुत अच्छी बात है ये बैंक गारंटी होती है, बैंक के पास एक तरह से गारंटी रखी जाती है। ये 1 लाख रुपए रखी जाती है जब आपका इम्पैनलमेंट कराना है तो। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी
PBG। तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी GFR के अंदर मेंशन्ड है। प्लीज़ आप लोगों ने बताना है किस रूल के अंदर परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में बात होती है, GFR के। ओवर बिलिंग बाई एन इम्पेनल्ड हॉस्पिटल, तो क्या होगा भाई, ये आपका जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट्स हुए हैं उनका सीधा सीधा वायलेशन है, और वायलेशन होगा तो क्या है, सोकॉज नोटिस निकलेगा। सोकॉज नोटिस निकलेगा तो क्या होगा, 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना होगा। 30 दिन के अंदर अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं या रिप्लाई आपका वैलिड नहीं है तो क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ इम्पेनलमेंट होगा। एप्लीकेशन फीस बताओ इम्पेनलमेंट की कितनी है, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 1 लाख रुपये है बच्चों आपका परफॉर्मेंस बैंक गारंटी PBG। चलो, उम्मीद है फास्ट ट्रैक मोड पे हम करा रहे हैं आपको। ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का मतलब है राउंड द क्लॉक, यानी 24/7। बायोमेडिकल वेस्ट कैसे मैनेज किए जाएंगे भाई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे नीडल्स हैं और हॉस्पिटल के अंदर और सारी चीज़ें हैं जो कंटेमिनेटेड्स हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको किस तरह से डिस्पोज करना है। उनको ऐसे ही तो डस्टबिन में डालना नहीं है, ना ब्लू में डालना है ना ग्रीन में डालना है, उनको तो अलग से रखा जाता है। तो उनका डिस्पोजल कैसे होता है, तो इसके लिए रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, 2016 के अंदर। हॉस्पिटल्स के पास क्या होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन बेसिक आंसर। अगर कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट अनअवेलेबल है तो हॉस्पिटल शुड रेफर द पेशेंट प्रेफरेबली टू किस में करे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर दे भाई। अगर भाई स्पेशल ट्रीटमेंट है जो आपके पास अनअवेलेबल है तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करो। हॉस्पिटल मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट, हॉस्पिटल मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट, किसके बारे में बताएगा, चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर और द स्टाफ। कोई भी हॉस्पिटल है भाई वो बताएगा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया है, इतना उनके पास स्टाफ है, ठीक है। नोटिफिकेशन रेट चार्ज बाई इनपेनल्ड हॉस्पिटल शैल बी, द नोटिफाइड रेट चार्ज्ड बाई इनपेनल्ड हॉस्पिटल शैल बी, कितना होना चाहिए, नोटिफाइड रेट चार्ज, लोअर ऑफ द हॉस्पिटल नोटिफाइड रेट और गवर्नमेंट रेट, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराए अभी, MA CGHS, ये डिफरेंस था, 2 पॉइंटों के अंदर बताना है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओनली सर्विंग एम्प्लॉयज, MA रूल्स लागू होते हैं, सर्विंग जो केवल जॉब कर रहे हैं। CGHS के अंदर क्या है, सर्विंग प्लस पेंशनर, हो गया डिफरेंस। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, दूसरा इसके अंदर आएगा नॉट कवर्ड इन CGHS सिटीज या रिमोट एरियाज हो जाएगा, इसको रिमोट एरिया भी कहेंगे, ठीक है। ऐसा हॉस्पिटल या ऐसी चीज़, ऐसे एम्प्लॉय जहाँ पे वो CGHS कवर्ड सिटी नहीं है, रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे CSMA रूल्स फॉलो होते हैं। और CGHS कहाँ होता है बच्चों, CGHS नोटिफाइड सिटीज़, जो सिटीज़ हैं, जो वेलनेस सेंटर्स हैं इनके, उसके अकॉर्डिंग होता है CGHS का। तो मेजर ये डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, CGHS के रूल्स और मेडिकल अटेंडेंस के रूल में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो उम्मीद है करीब करीब 50 के आसपास हमने क्वेश्चंस आपको कराए, सारे के सारे क्वेश्चन मेडिकल अटेंडेंस से थे, और भी इंटेंस रिवीजन की क्लास में मेडिकल अटेंडेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी हम उम्मीद करते हैं कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो MA रूल्स 1944 के क्वेश्चंस के बाद अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। कौन सा टॉपिक होगा, बहुत जल्दी आपको बताते हैं अभी। तो देखो बच्चों, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 2024 कम इनटू फोर्स कब से लागू हुई आपके, सिंपल सा आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपने आंसर याद करना है बस। 1 अप्रैल 2024 से ये हैं जो लागू हुए आपके, ठीक है। क्या है ये, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। जिन बच्चों को नहीं आइडिया उनको बेसिक बता देते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर्स दी जाती हैं, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में मतलब क्या होगा कि लाख रुपए तक की चीज़ें ये करेंगे, 5 लाख तक की चीज़ें ये करेंगे, 10 लाख तक की चीज़ें ये करेंगे, मोर देन 1 करोड़ ये करेंगे। तो इस तरह से जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल पावर्स है, तो इनको बनाएगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा। और कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चे की बात है इसके अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जनरेट करता है DFPRA रूल्स। तो DFPR रूल्स में अंदर में अगर कोई चेंजेस होता है, अमेंडमेंट आता है, तो डेफिनेटली उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
सेकंड में आ जाता है रूल नंबर 2 के अंदर आपसे एक बात पूछी गई है कि किसको पावर है कि इन डीएफपीआर के रूल्स में रिलैक्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली भारत के राष्ट्रपति को पावर होती है, प्रेसिडेंट को होती है कि इनको रिलैक्स कर सकते हैं इन प्रोविजंस को डीएफपीआर के अंदर में, ठीक है। ना फाइनेंस सेक्रेटरी को, ना इनको, ये केवल प्रेसिडेंट को होती है। चलो, द प्रेसिडेंट में रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ डीएफपीआर। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, हमने आपको क्वेश्चन में पूछ ही लिया कि ये रिलैक्स करते हैं। ये थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हुआ करता था हमारा। तो बताइए आप प्रोविजंस में डीएफपीआर के कि इनको किसके थ्रू किया जाता है। जनरल ऑर्डर निकाला जाएगा बच्चों या एक कोई स्पेशल ऑर्डर निकाला जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखोगे, या तो कोई जनरल ऑर्डर निकलेगा या कोई स्पेशल ऑर्डर निकलेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होगा? एप्रोप्रिएशन का एलोकेशन ऑफ स्टाफ नहीं होता बच्चों। असाइनमेंट ऑफ फंड टू डिफरी चार्जेस, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये सारे गलत हो जाएंगे आपके। तो एप्रोप्रिएशन का ये मतलब होता है फंड को किस तरह से असाइन करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, दैट इज एप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन भी होता है। तो रीअप्रोप्रिएशन में सिंपल सी बात है, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट विद इन द सेम सेक्शन। एक ही सेक्शन के अंदर अगर आपने फंड को एक यूनिट से लेकर दूसरे यूनिट के अंदर लेके जाना है तो दैट इज रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन क्या था? फंड डिस्ट्रीब्यूशन था। और रीअप्रोप्रिएशन क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ द फंड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, एंड वन यूनिट विल बी द प्राइमरी यूनिट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अंडर DFPR 2024 रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड। देखो, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स दैट डोंट अकर टाइम्स टू टाइम, जो बार बार नहीं अकर होते। रिकरिंग होते हैं जो बार बार अकर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, बताइए अब रिकरिंग एक्सपेंडिचर कौन सा होगा बच्चों? जो पीरियोडिकल इंटरवल ऑफ द सेम पर्पज। एक पर्पज़ के लिए अगर मान लो हमने सैनिटेशन पे खर्चा करना है, हमने वेलनेस सेंटर पे खर्चा करना है, हमने मान लो कोई बेसिक सी चीज़ है प्लांटेशन पे खर्चा करना है, तो प्लांटेशन में क्या होगा? एवरी ईयर या एवरी रेगुलर इंटरवल में हम प्लांटेशन करेंगे। वन टाइम तो करेंगे नहीं। अब जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है हमने, अगर बिल्डिंग को बनाया तो दैट इज़ वन टाइम, तो वो इज़ नॉट अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। बट रिकरिंग एक्सपेंडिचर में क्या होगा? एट पीरियोडिक इंटरवल्स फॉर द सेम पर्पज हम खर्चा करते रहेंगे उसको पीरियोडिकल इंटरवल्स में, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे रिकरिंग एक्सपेंडिचर। जैसे इसके अंदर सैलरी आ जाती है, सैलरी क्या है? मंथली डिस्बर्स करनी है, तो ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चलो, टर्म्स नॉट डिफाइंड इन DFPR 2024 शैल हैव मीनिंग असाइंड इन। बताइए इसका मतलब क्या है? टर्म नॉट डिफाइंड, जो इसमें टर्म डिफाइंड नहीं है उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है जनरल फाइनेंशियल रूल। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रूल्स के अंदर ही तो आते हैं, GFR के अंदर ही आते हैं ये। लेकिन DFPR को अलग से बना दिया गया क्योंकि इसके अंदर हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं। तो अगर कोई टर्म्स है, टर्म्स मतलब डेफिनेशंस जो हमने पढ़ाई हैं, अगर वो डेफिनेशंस इसके अंदर नहीं है तो इट मीन्स वो GFR के अंदर है, इसलिए हमने DFPR के अंदर आपको नहीं बताई। अब जैसे अप्रोप्रिएशन है, रीअप्रोप्रिएशन है, वो इसके अंदर पूछा है हमने आपको DFPR के अंदर, PR के अंदर, ठीक है। चलिए, फंड बिकम अवेलेबल टू द डिपार्टमेंट आफ्टर। डिपार्टमेंट को फंड बच्चों कब मिलते हैं, किसके बाद मिलते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, या एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, या बजट स्पीच के बाद। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास्ड हो जाता है जब पार्लियामेंट के अंदर, और जो भारत के राष्ट्रपति हैं उस पर उसको असेंट कर देते हैं, उस पर अपना जो है साइन कर देते हैं, उसके बाद में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रीवियस कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इफ द एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस। प्रीवियस कंसेंट चाहिए हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से अगर एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सीधी सी बात है, नए खर्चे के लिए अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो न्यू प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस लाइक टू इंक्रीज फ्यूचर फंड्स, फ्यूचर एक्सपेंडिचर, अगर फ्यूचर में भी एक्सपेंडिचर आने हैं, ठीक है। अब देखो, ऑफिस के एक्सपेंसेस आते ही रहेंगे, इसकी कोई बात नहीं करेगा, कंटिजेंट एक्सपेंडिचर्स आते रहते हैं, रूटीन के खर्चे होते रहते हैं। लेकिन अगर न्यू प्रिंसिपल्स पे अगर आपको खर्चा करोगे और वो खर्चा फ्यूचर में भी आएगा तो उसके लिए प्रीवियस कंसेंट आपको मिनिस्ट्री से लेनी पड़ेगी। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जितनी भी फाइनेंशियल पावर्स हैं वो डेलीगेटेड नहीं होती हैं DFPR के अंदर। ऑल फाइनेंशियल पावर्स नॉट स्पेसिफिकली डेलीगेटेड अंडर DFPR वेस्टेड इन। अगर देखो, DFPR के अंदर कोई आपको पावर्स हमने बता दी, ये पावर सेक्रेटरी की है, ये पावर डेप्यूटी सेक्रेटरी की है, ये पावर डायरेक्टर की है, ये पावर चेयरमैन की है, ये पावर सेक्शन ऑफिसर की है। अगर कोई पावर हमने नहीं बताई तो सीधा सा मतलब है उसको वो वेस्ट करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। वेस्टेड इन का मतलब होता है इसमें लाई करती है, मतलब उसका जो होली सोली है
पावर है वो किसको जाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगी। क्यों जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स DFPR बनाता कौन है, यही तो बनाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगी डेफिनेटली। एवरी एक्सपेंडिचर रिक्वायर, हर एक खर्चे को क्या रिक्वायरमेंट होती है, सैंक्शन भी चाहिए और अप्रोप्रिएशन चाहिए। अप्रोप्रिएशन मतलब फंड कहाँ पे रिलीज करना है, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन में वन फंड का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर सेक्शन या यूनिट, और अप्रोप्रिएशन का मतलब कहाँ पे खर्चा होना है, सैंक्शन का मतलब जहाँ पे खर्चा होना है उसकी सैंक्शन। तो हर खर्चे के लिए ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। क्लियर। अगला देख लेते हैं, अ सैंक्शन फॉर रिकरिंग एक्सपेंडिचर बिकम ऑपरेटिव। एक सैंक्शन है रिकरिंग एक्सपेंडिचर की, आपने ले ली है, वो कब से ऑपरेटिव होगी, जब ऑडिट अप्रूव करेगा, या फर्स्ट ईयर ऑफ फंड आर मेड अवेलेबल, पार्लियामेंट डिसॉल्व होएगा, या सेक्रेटरी साइन करेगा। तो देखो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ईयर फ्रॉम द फंड आर मेड अवेलेबल। जिस साल से फंड अवेलेबल हो जाएंगे उस साल के लिए खर्चे के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ये सिंपल। प्राइमरी यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएशन, सबसे पहले जो यूनिट है, मेजर, माइनर, ऑब्जेक्ट हेड, डिमांड नंबर। अब देखो इनसे जुड़े हुए ना काफ़ी सवाल आपके आगे आने वाले हैं, मेजर हेड से, माइनर हेड से और ऑब्जेक्ट हेड से। इनके डिजिट भी कितने होते हैं, नंबर भी कितने होते हैं, वो भी पूछेंगे हम आपसे। तो प्राइमरी यूनिट बतानी है अप्रोप्रिएशन की, वो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट हेड होता है, ठीक है। कौन सा हेड होगा बच्चों, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट हेड होगा। चलो, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन इज, अप्रोप्रिएशन की प्राइमरी यूनिट बताइए, वो होगी लोएस्ट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन डिनोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन का मतलब होगा सबसे कम खर्चे वाला क्लासिफिकेशन जो उस ऑब्जेक्ट के खर्चे को दर्शाता है। लोएस्ट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन डिनोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है। ना ये हाईएस्ट होगा, ना ये रेवेन्यू हेड होगा, ना ये कैपिटल हेड होगा। सिंपल, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन मतलब लोएस्ट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हेड को पूछ रहे हैं आपको कि किस एनेक्शर के अंदर है। हो सकता है ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएं, बट आप याद रखोगे कि एनेक्शर नंबर 1 के अंदर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट हेड के बारे में। विच अथॉरिटी में ऐड, डिलीट, अमेंड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। प्राइमरी यूनिट से सेकेंडरी यूनिट का अप्रोप्रिएशन उसको बोलेंगे रीअप्रोप्रिएशन। दोबारा से रिमाइंड करा दिया। अब किसको अथॉरिटी है भाई, उसको अमेंड कर दे, डिलीट कर दे या चेंज कर दे, डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री को। चलो, मेजर हेड में क्या होगा, 4 डिजिट आएंगे। मेजर हेड में कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट। माइनर हेड में कितने आएंगे, 3 डिजिट। अब याद करना है इनको, मेजर में 4, माइनर में 3 और ऑब्जेक्ट में 2। इसीलिए आपको ये लाइन से रखने हैं, मेजर, माइनर, ऑब्जेक्ट। 2 से शुरू करेंगे, 4 तक जाएंगे। बार बार बोलना नहीं पड़ेगा अब आपको। मेजर हेड के अंदर 4 डिजिट्स आते हैं, माइनर के 3 और ऑब्जेक्ट के अंदर 2 डिजिट्स आएंगे। फंड्स ऑथराइज बाय द पार्लियामेंट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कंट्रोलिंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बाय, कौन करेगा, भारत सरकार करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ना RBI करेगी, ना कैग करेगा, ना पार्लियामेंट करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो कर दिया भाई सैंक्शन। अब पार्लियामेंट ने सैंक्शन कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का। फंड कांट बी रीअप्रोप्रिएटेड फॉर, रीअप्रोप्रिएटेशन होती है, फंड ट्रांसफर होता है वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर, बट किस में नहीं होता, न्यू सर्विस या न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्विस विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, उसके अंदर नहीं होगा। सैंक्शनड एक्सपेंडिचर में होगा, अप्रूव्ड स्कीम में होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस में होगा फंड का रीअप्रोप्रिएशन, बट न्यू सर्विसेज या न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्विस विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं होगा फंड का रीअप्रोप्रिएशन। सिंपल, याद रखना। रीअप्रोप्रिएशन कैनॉट बी मेड फ्रॉम कैपिटल टू रेवेन्यू सेक्शन, ठीक है, कैपिटल टू रेवेन्यू सेक्शन रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम वन ग्रांट टू अनदर, ये भी नहीं होता, ना तो वन ग्रांट टू अनदर ग्रांट होता, ना ही आपका कैपिटल टू रेवेन्यू होता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज में कवर एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर सैंक्शन लिमिट अप टू, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एक्सेस एक्सपेंडिचर को कवर करेंगे उस लिमिट से ऊपर, 20% से ऊपर, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन अगर सैलरी या अलाउंसेस से देखा जाए किसी और प्राइमरी यूनिट में, तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ठीक है। इसका रीअप्रोप्रिएशन है सैलरी और अलाउंसेस का किसी दूसरी प्राइमरी यूनिट के अंदर में रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है बच्चों। चलो, अंडर रूल 11 प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी गवर्न्ड बाय, बताइए भाई, आ गया ना वो आपका, गुड्स एंड सर्विसेज किससे होता है, GFR से होता है, इसीलिए तो आपको GFR पढ़ाए जाते हैं। ये रूल नंबर 11 है।
सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट कैन सेक्शन ओपन और लिमिटेड टेंडर कॉन्ट्रैक्ट अप टू 100 करोड़। कोई सेक्रेटरी है अगर डिपार्टमेंट का तो वो सैंक्शन कर सकता है ओपन और लिमिटेड टेंडर कॉन्ट्रैक्ट को जो 100 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सेक्रेटरी कैन सेक्शन नेगोशिएबल या सिंगल टेंडर या प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रैक्ट अप टू 25 करोड़। ये सेक्रेटरी है। अब ऊपर क्या था, वो भी सेक्रेटरी था इसी डिपार्टमेंट का, ओपन एंड लिमिटेड टेंडर की बात थी, और इसके अंदर है सिंगल, नेगोशिएटेड और प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात है, तो ये 25 करोड़ तक होगा आपका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट रिक्वायर्ड अप्रूवल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जो प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा लिमिट है तो किसकी चाहिए, मिनिस्टर की चाहिए उस डिपार्टमेंट की, दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सेक्रेटरी में डेलीगेट प्रिक्योरमेंट पावर टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, सेक्रेटरी है वो प्रिक्योरमेंट की पावर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, देखो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होती है एक छोटी अथॉरिटी, तो वो सेक्रेटरी क्या करेंगे, उन पावर को किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी कंसल्टेशन में, बिना किसी कंसल्टेशन के नहीं करेंगे। कैग की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत है, केवल फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। तो सेक्रेटरी डेलीगेट कर देंगे प्रिक्योरमेंट पावर्स को, किसी इक्विपमेंट को या किसी सर्विसेज को खरीदने के लिए किसको दी जाएगी, पावर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दी जाएगी, और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को जो पावर दी जाएगी वो सेक्रेटरी से फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसेंट के बाद दी जाएगी, ठीक है, कंसल्टेशन के बाद दी जाएगी। तो 30 क्वेश्चंस हमने आपको DFPR के कराए, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल से कराए। इसके बाद अब टॉपिक चेंज करेंगे क्योंकि बच्चों को डिजीनेस आने लग जाएगी, उनको लगेगा आप केवल DFPR ही पेपर के अंदर आने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके, MA रूल से काफ़ी क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर से थे, सस्पेंशन के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये AMCRE का क्या है, फर्स्ट टाइम जब AMCRE आया तो सारे टॉपिक से क्वेश्चन थे, नेक्स्ट टाइम जब आया सारे टॉपिक से थे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे लेवल के। इससे जो लास्ट क्वेश्चन आए उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस MA सबसे पहले आपको MA रूल के क्वेश्चन कराए 1944 के अंदर जो आते हैं। इसके बाद हमने DFPR की बात की, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स की। अब एक नया टॉपिक है जो लेके आए हैं, जो अभी तक डिस्कस भी नहीं किया हमने, RTI एक्ट के बारे में, ठीक है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन आपको हम रिवाइज़ कराएंगे। तो RTI का एक्ट कब आया, 2005 में आया, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। RTI का जो एक्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ तक उसकी पावर्स है, तो डेफिनेटली हम देख लेंगे होल ऑफ द इंडिया है। पहले शायद ये पॉसिबल नहीं था, नहीं ऐसे तो नहीं लिखा जाता, ओनली इस तरह के अगर ऑप्शन होंगे तो ये नहीं था, बट RTI अब एक्सटेंडेड है होल ऑफ द इंडिया। RTI एक्ट गिव द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू, किसको देता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर एक भारतीय नागरिक को, एवरी सिटीजन को राइट मिल जाता है इसके अंदर। कौन सा सेक्शन आपको देता है कि भाई इन्फॉर्मेशन लेने का आपको राइट है, तो ये है आपका सेक्शन 3 के अंदर, बिल्कुल याद रखना इसको। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ोगे, 2005 के अंदर एक्ट आता है, उस एक्ट के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, तो वो आया आपका सेक्शन 3 के अंदर मेंशन है, इसीलिए सेक्शन 3 से आया आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सेक्शन डील करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में, तो ये सेक्शन 4 है कि भाई पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, किन किन चीज़ों पे ये रोक लगाई जाती है, ऑब्लिगेशंस हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ की, ठीक है। अब इनके लिए जो PIO होता है, दैट इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, वो किसके अंदर डेजिनेटेड है, वो आपका सेक्शन 5 के अंदर है। 3 के अंदर RTI के बारे में बात की जाएगी, 4 के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऑब्लिगेशन के बारे में, और इसमें रूल नहीं होते, इसमें सेक्शन होते हैं, याद रखना, ठीक है। और सेक्शन 5 के अंदर क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 5 के अंदर PIO के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में पढ़ते हैं। RTI का एप्लीकेशन आप कैसे दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, ऑफिशियल लैंग्वेज में उस एरिया के दे सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप मराठी में दे सकते हो, कर्नाटका से हो तो कन्नड़ में दे सकते हो, ठीक है। तमिलनाडु से हो तो तमिल में भी एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। बाकी अदर स्टेट से हो तो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो। तो RTI एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड, ये आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। RTI जो होगी उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले नीड नॉट टू गिव एनी रीज़न, सीधी सी बात है, उसमें कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑक्यूपेशन मेंशन करने की ज़रूरत है, ना अपना आधार कार्ड देने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट शुड नॉर्मली बी डिस्पोज ऑफ विद इन, RTI की जो रिक्वेस्ट है ना बच्चों, उसको 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अगर 30 दिन में डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो जो एप्लीकेंट है वो अपील करेगा कि मुझे इसका रिप्लाई नहीं मिला, तो किसको अपील करेगा,
फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है, आपका उस डिपार्टमेंट उस सेक्शन के अंदर एक हायर अथॉरिटी है जिसको डेलीगेट किया जाता है। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी नहीं करती है तो सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन है जो उसको जाती है कमिश्नर को फिर एप्लीकेशन आपकी, ठीक है। फिर उस डिपार्टमेंट को भी मेन ऑफिस जो है न्यू दिल्ली, वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली आस्क्ड इन वेरियस डिफरेंट एग्जामिनेशंस, 48 आवर्स के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी की आज़ादी, किसी की ज़िंदगी का सवाल हो तो उसका जवाब 48 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन शुड बी मेड विद इन, आपके पास एप्लीकेशन आती है, आपको लगता है कि दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन के बाद ही आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओगे, तो आप उस आरटीआई को क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, और जो एप्लीकेंट है उसको इंटीमेट करोगे कि हमने आपकी एप्लीकेशन को फलानी जगह फॉरवर्ड कर दिया है। तो ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन का जो केस है ना, वो 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। आपके पास आज एप्लीकेशन आती है, आपने देखा कि दूसरे डिपार्टमेंट की कंकरेंस की रिक्वायरमेंट है, तो 5 डेज़ के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी डन होना चाहिए। पीआईओ हमने बताया किसमें था आपका, सेक्शन 5 के अंदर पीआईओ की बात करते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर गेट एडिशनल, उसको 5 दिन मिल जाते हैं। इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर देखो तो उनको एडिशनल 5 दिन मिल जाते हैं। विच सेक्शन डील्स विद द डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, आपके पास रिक्वेस्ट आई, उसको डिस्पोज करना है तो उसके बारे में हमने सेक्शन 7 के अंदर पढ़ा है। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज़ें हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता, अगर आपसे कोई न्यूक्लियर वेपन्स की इंफॉर्मेशन मांगे, डिफेंस के इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगे, आर्मी की इंफॉर्मेशन मांगे, तो ये सारे के सारे एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर में आते हैं, क्योंकि देश की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी का सवाल आता है, तो ऐसे एग्जेम्पशंस के डिस्क्लोजर को सेक्शन 8 में डील किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना, रट लेना सेक्शन 8 का मतलब क्या है। कॉपीराइट रिलेटेड रिजेक्शन, अगर किसी चीज़ का कॉपीराइट है तो आप कॉपीराइट देके उसको सेक्शन 9 के तहत उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कॉपीराइटेड इन्फॉर्मेशन है, वी कांट प्रोवाइड दिस, ठीक है। सीवरेबिलिटी, किसी चीज़ की कितनी सीवरेबिलिटी है वो सेक्शन 10 के अंदर हम लोग डील करते हैं। अब देखो आपको हर सेक्शन से मिल रहे हैं ना क्वेश्चन, तो पढ़ते चलो और रिवाइज करते चलो। हमारा क्या है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हो सकता है अब कुछ बच्चों को लगेगा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं या बहुत स्लो करो इस चीज़ को, तो आप अपने यूट्यूब के अंदर जाके स्पीड को स्लो कर लो या फिर पॉज कर लो, नहीं तो एक बार पढ़ लो उसके बाद दोबारा से पढ़ोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको भी। तो सेक्शन 10 के अंदर सीवरेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है कि आपको इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे आदमी से पूछ के देनी है, तो उसको थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। और थर्ड पार्टी के बारे में सेक्शन 11, थर्ड पार्टी को नोटिफाई कितने दिन में करना है, एग्जैक्टली ट्रांसफ़र का केस होगा तो 5 दिन के अंदर करना होगा, बस ऐसे ही याद कर लेना आप इसको, 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी शुड बी नोटिफाइड, थर्ड पार्टी शुड बी नोटिफाइड विद इन 5 डेज, ठीक है। थर्ड पार्टी कैन मेक रिप्रेजेंटेशन विद इन, अगर थर्ड पार्टी को लगता है कि उसमें कुछ दिक्कत है, कोई चीज़ है, तो वो 10 डेज़ के अंदर अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसीजन जो होगा थर्ड पार्टी के केस में, वैसे तो आरटीआई का डिसीजन 30 दिन के अंदर देना चाहिए रिप्लाई, लेकिन अब ये केस चला गया थर्ड पार्टी, तो 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो 40 डेज़ के अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए आरटीआई की एप्लीकेशन, तो रट लेना इसको भी 40 डेज़ है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो कमीशन या कमिश्नर कह लो, वो किसके अंदर कंस्टिट्यूटेड है, वो है सेक्शन 12 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 12 के अंदर कंस्टिट्यूटेड है सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। ये सीआईसी कंस्टिट्यूटेड कौन करता है बच्चों, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसको। बच्चों कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है सीआईसी। सीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डेफिनेटली दिल्ली में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला अगर आपने इन्फॉर्मेशन मांगी 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं मिली, इसके बाद आपने कर दिया फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील जाएगी उस डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए, अब आप करोगे अपील, और वो अपील चली जाएगी सीआईसी के हेडक्वार्टर, तो आपको दिल्ली इनको बुलाया जाएगा, ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन का कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेक्शन 15 के अंदर। अच्छा बच्चों देखो, किसी सेक्शन को बताने में अगर मिस्टेक है तो बेझिझक हमें बताना, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ना हमारा काम है, ना गलत इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना आपका काम है,
ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नॉलेज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इंटेलेक्चुअल पावर आपकी है, तो इसमें बताना है हमें। सेक्शन 15 के अंदर बात करते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। और अभी हमने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, देखो सेंट्रल जो इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात की हमने, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात की, तो वो सेक्शन 12 के अंदर आता है। और ये जो है स्टेट वाला, ये 15 के अंदर आता है। इस चीज़ को नोट कर लेना। स्टेट का जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो कौन बनाता है? डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। CIC के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? अब ये हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन अपॉइंटमेंट होती है भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। SIC है जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसके मेंबर की सॉरी सेंटर के हैं जो मेंबर्स, इनके अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, और स्टेट के जो कमीशन के मेंबर हैं इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे उस स्टेट के गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना आप, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट या यूटी, ठीक है। चलो, फर्स्ट अपील इज अंडर सेक्शन 19। पहली अपील हमने बोला आपको ना फर्स्ट अपील के बारे में, तो नोट कर लेना सेक्शन 19 के अंदर फर्स्ट अपील की बात की जाती है। सेक्शन 19, फर्स्ट अपील शुड बी नॉर्मली फाइल्ड विद इन, आपके पास रिप्लाई आ गया, 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। 30 दिन के अंदर आपने अपील नहीं की तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्पोज ऑफ मानी जाएगी, यानी कि RTI की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ मानी जाएगी। तो 30 दिन का टाइम मिलता है फर्स्ट अपील के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं RTI के लिए वो है सेकंड अपील शुड बी फाइल्ड विद इन, 90 दिन के अंदर सेकंड अपील आप कर सकते हो। फर्स्ट अपील 30 दिन में करोगे, एंड सेकंड अपील जो करनी है आपने वो 90 डेज़ के अंदर अंदर करनी है। और ये जो सेकंड अपील है ये आगे चली जाएगी आपकी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास में, ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास चली जाएगी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर चली जाएगी, जिसका डिस्कशन हम सेक्शन 12 ऑफ RTI एक्ट 2005 के अंदर करते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिले, RTI के अंदर 30 क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं बच्चों DFPR के अंदर, 60 हो चुके, और करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन हमने डेफिनेटली, उम्मीद है 50 ही होंगे ये क्वेश्चन, 110 यानी कि मोर देन 100 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में विदाउट एनी डिले, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट कंफ्यूजिंग यू हमने कंप्लीट कर दिए। कोई आंसर रॉन्ग होता है तो बहुत जल्द हमें बताना है आप लोगों ने। बाकी वीडियो को इतना शेयर करो कि ये फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल हो जाए आपके लिए, क्योंकि आपको पता है क्लास 1 ओनली अप फॉर मेंबर है, इसके बाद क्लास 2 ओनली फॉर मेंबर रह जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले ये क्लासें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर अवेल करना है इन 2-3 दिनों के अंदर आप अवेल कर सकते हो इस फैसिलिटी को। बाकी कोई आपके सजेशन है तो बिल्कुल हमें दीजिए, उस पर फोकस करेंगे। और नेक्स्ट सेशन न्यू क्लास दैट इज़ इंटेंस रिवीजन, क्लास नंबर 5, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लेके हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हार्डली 5 डेज़ का टाइम है, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।